भोपाल में राजधानी स्थित रविंद्र भवन परिसर में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा जी की जयंती 19 नवंबर को मनाई गई। कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा सहित काफी संख्या में कांग्रेस जन मौजूद रहे। इस अवसर पर समन्वयक अभियान के माध्यम से लोगों को जागृत कर रहे भास्कर राव रोकड़े ने कहा कि 1960 और 70 के दशक में पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में कोल माइंस सहित कई संस्थाओं को सरकारी किया और बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया, जिससे देश में लोगों को काफी संख्या में रोजगार मिले। इंदिरा जी ने विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन को जवाब दिया और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। भास्कर राव रोकड़े ने कहा कि वर्तमान की केंद्र सरकार चंद उद्योगपतियों को बढ़ावा दे रही है, सरकारी संस्थाओं का निजीकरण करके रोजगार छीना जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं को थोड़े पैसे दे रही है, हम उनके बेटे और पति को रोजगार देगी। विंध्य से आए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गिरिजेश पांडे और युवा नेता धीरेन्द्र कुमार मिश्रा ने भास्कर राव रोकड़े का समर्थन करते हुए कांग्रेस की विचारधारा और नीतियों को जन जन तक पहुँचाने का संकल्प लिया। इंदिरा जी जैसे अपना आयरन लेडी नाम से के जानी जाती हैं, आज उनका जयंती है उनकी, और उन्होंने देश के लिए जो काम किया, जो उन्होंने कहा था आखिर खून की एक एक कतरा हमारा देश के लिए काम आएगा, आज उनकी बातें कितनी प्रासंगिक हैं, कितना कांग्रेस को प्रेरित कर रही हैं। देखिए 1960 और 70 के दशक में जो हालात पैदा हुए थे, लगभग वैसे ही हालात इस समय में पैदा हो चुके हैं। इंदिरा जी को उस समय के सिंडिकेट ने काफ़ी परेशान किया था। वो सिंडिकेट एक्चुअल में क्या था? वो सिंडिकेट था कांग्रेस का वह वर्ग जो सत्ता में बने रहने के लिए गांधी जी के नाम पर तो आया था, गांधी जी के साथ आया था, स्वयं को गांधीवादी बताता था, लेकिन बाद में गांधी जी के हत्यारों के साथ हाथ मिला लेता है और इंदिरा जी को ही सत्ता से दूर करने का प्रयास करता है। उस समय में सामंतवादी जो तत्व थे उनको नियंत्रण में लाना बहुत कठिन काम था। देश का बहुत बड़ा बजट जो है प्रीवी पर्स के नाम से चला जाता था। एक प्रकार से दोहरी, तीसरी, चौथी प्रकार की सत्ता स्थापित हो चुकी थी। जैसे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की सरकार है तो एक केंद्र की है, एक राज्य की है, स्थानीय सरकार है, लेकिन एक सरकार वो भी थी जो राजा महाराजाओं की थी, क्योंकि विशेषाधिकार उनको मिले हुए थे। उन सब चीज़ों को समाप्त करना, उद्योगों में निजी ये जो कोल माइंस जो थे इनमें निजी कंपनियों का ही था। ये धनबाद में लाइन में खड़ा करके श्रमिकों को मार दिया गया था। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इंदिरा जी ने इन सब चीज़ों का सामना की, राजा महाराजाओं के प्रीवी पर्स समाप्त किए, उनके एकाधिकार समाप्त किए, बैंकों पर रियासतदारों का ही कब्जा था, उनको राष्ट्रीयकरण किया, कोल माइंस सहित अन्य खदानें थी उनका राष्ट्रीयकरण किया, घाटे में चल रहे उद्योगों का या तो सरकारीकरण किया या सरकारी मदद प्रदान करके उस क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों को नियमितता प्रदान की। बड़े ही ऐतिहासिक कदम थे और तत्कालीन राष्ट्रपति जो अमेरिका के थे निक्सन, उनका बड़ा दबदबा था, उनको उन्होंने चुनौती दिया, अपमान का बदला भी तरीके से उनसे लिया और राष्ट्रपति निक्सन के प्रभाव में आए हुए लोग ही देश में अस्थिरता पैदा करना चाहते थे। इसीलिए उनको इन बातों की जानकारी मिलने के कारण ही देश में आंतरिक आपातकाल लागू करना पड़ा, जबकि लोगों ने ये कहा हो कि देश की सेना और देश का प्रशासन इंदिरा जी को साथ न दे, तब तो ऐसे कदम उठाना स्वाभाविक था, और वो भी देश में संविधान में उल्लेखित प्रावधानों के निहित जो धाराएं थी उसके तहत उन्होंने कार्रवाई की। आपातकाल यदि उस समय लागू नहीं किया जाता तो इस देश की स्थिति पड़ोसी देशों के समान हो सकती थी, लेकिन उन्होंने इस देश के सम्मान और स्वाभिमान को बनाए रखा। आज जो हालात पैदा हुए हैं, बेरोजगारी सीमा पार कर चुकी है, बल्कि युवा दलालों के हवाले हो चुके हैं और राजनीति में एकाधिकार युक्त पूंजीवादियों का वर्चस्व बढ़ रहा है, पुनः सामंतवाद सिर उठा चुका है। तो ये लगभग वैसी स्थिति पैदा हो चुकी है। अब हम पुनः इंदिरा जी के सिद्धांतों पर, इंदिरा जी के कार्यों, इंदिरा जी के विचारों, इंदिरा जी के द्वारा लिए गए जो ठोस निर्णय थे, क्रांतिकारी निर्णय थे, उनका अनुसरण करते हुए आगे बढ़े और उसी को अनुसरण करते हुए हमने सम्यक अभियान शुरू किया था।
बाद में जब देखा इंदिरा जी ने जो आपातकाल लागू की थी, उस दिन को ये संविधान हत्या दिवस मनाने लगे। कितने नासमझ लोग हैं। हमारे यहाँ तो महात्मा गांधी की हत्या हो गई तो भी हम उनके दिन को पुण्यतिथि नाम बोलते हैं। हत्या दिवस कोई मनाता नहीं, सेलिब्रेट नहीं करता। हत्या मतलब दुखद चीज़ है। दूसरी चीज़, हत्या मतलब उससे जो है संकेत मिलता है। किस चीज़ का संकेत मिलता है? हिंसा का। तो क्या हम हत्या दिवस मनाएंगे? ये दुर्भाग्यपूर्ण। अच्छा रोकड़े जी, मैं आपको टोक रहा हूँ। ये जैसा कि आप देख रहे हैं, चाहे बिहार हो चाहे मध्य प्रदेश हो, ये जो भाजपा की एक नीति, चाहे महाराष्ट्र हो, कैश फॉर वोट, महिलाओं को जो ये 1500, कहीं 3000, कहीं 10,000, कहीं ये, कांग्रेस इससे कैसे निपटेगी? किस तरह से आप आगे चुनाव में जाएंगे जनता के बीच? आपका बहुत अच्छा सवाल है। हम आपको सम्यक अभियान के वे मुद्दे आपके समक्ष देना चाहते हैं। आप निश्चित रूप से उसका अध्ययन करिएगा। हम माता बहनों के पास जा रहे हैं, जो बहनें जिनका पति बेरोजगार है उनके पास जा रहे हैं। हमने बोला, बहन जी आपको ये बीजेपी वाले 10,000 रुपये महीना देंगे, तो क्या आप उनके साथ चलेंगे या आपके पति को नौकरी दिलाने की व्यवस्था करें उनके साथ चलेंगे? तो वो बोलती है हम आपके साथ चलेंगे जो मेरे पति को नौकरी दिलाएगी। एक माता जी के पास जाते हैं, हम उनसे बोलते हैं कि माता जी ये आपको 10,000 रुपये महीना देंगे, तो आप इनके साथ चलेंगे? क्या आपने अपने आभूषण बेच करके अपने बेटे को पढ़ाया है? उस बेटे की नौकरी का इंतज़ाम हम करना चाहते हैं, तो क्या आप हमारे साथ चलेंगे? तो वो कहती है हमें इन पैसा कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने तो इससे ज़्यादा पैसा लगा दी बेटे के लिए, मेरे बेटे को नौकरी दिला दीजिए, उसका इंतज़ाम करिए। तो हम युवाओं को नियमित नेचर का रोजगार और नौकरी दिलाने के लिए प्रयासरत हैं। और निश्चित रूप से युवाओं के साथ साथ उनकी माताएं, उनके परिवार की अन्य महिलाएं हमारे साथ आ रही है, आएगी, परिवर्तन आएगा, बहुत जल्दी आने वाला है। और आपको बता देना चाहता हूं, जहां हम खड़े हैं, चले राम राज्य की ओर अभियान हमने शुरू किया है। एक बड़ी विचित्र परिस्थितियां पैदा हो रही है। पहले सांप्रदायिक उन्माद की बात हम करते थे, अब जातिगत उन्माद भड़कने लगा है। हालांकि जातिगत जनगणना की बात सबसे पहले 2 मई 2022 को रीवा से मैंने ही की थी, लेकिन उसके साथ एक बहुत ही अच्छे निर्णय थे। एक्सीलेंस कैटेगरी की भी बात हमने रखी थी। जातिगत जनगणना की बात को तो केंद्र ने स्वीकार कर लिया है, लेकिन उसके बाद जो केंद्र की सरकार है या केंद्र और राज्य में सत्ताधारी दल है, वो गांव-गांव में जाके लोगों के बीच जा कर के जातिगत हिंसा बढ़ाने का प्रयास कर रहा है और वो एक प्रकार से उन्मादकारी वातावरण बना रहा है। तो इस उन्मादकारी वातावरण से बचने के लिए हमने चले राम राज्य की ओर अभियान शुरू किया है और हमें विश्वास कि ये समतामूलक व्यवस्था स्थापित करने में हमारा अभियान कामयाब होगा। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले परिचय दीजिएगा। मेरा नाम गिरिजेश पांडे है जी। मैं कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सिपाही हूँ, कार्यकर्ता हूँ। जी जी जी। आज बड़ा दिन है, इंदिरा जी की जयंती मनाई गई, तो इस पर आप लोगों को क्या, बड़े नेता जैसे पवन खेड़ा जी भी आए थे, क्या निर्देश हुए, क्या मंथन हुआ इस पर? इंदिरा नाम है त्याग का, सेवा का, समर्पण का। इंदिरा नाम है देश के प्रति प्रतिबद्धता का। इंदिरा नाम है देश के लिए संस्कारों का और देश के लिए शहादत का। आज माता इंदिरा जी की 108वीं जयंती के अवसर पर हम सब लोग इकट्ठा हुए और चलो राम राज्य की ओर कार्यक्रम का हम लोगों ने एक अभिनव शुरुआत किया। आदरणीय पवन खेड़ा जी ने उसको, हमारे इस कार्यक्रम को हरी झंडी दिखा के उसको आगे बढ़ाया। और सबसे बड़ा दिन ये था, महान क्रांतिकारी विचारक, प्रणेता, हम सबके आदर्श आदरणीय भास्कर राव रोकड़े जी के नेतृत्व में सम्यक अभियान के इस कार्यक्रम में, इंदिरा ज्योति अभियान के तहत 108 कार्यक्रम पूरे प्रदेश के अंदर हुए। आज उनकी 108वीं जयंती के अवसर पर इस कार्यक्रम का भी भव्य समापन हुआ और इस संदेश के साथ समापन हुआ कि हम सब लोग कांग्रेसी हैं और इंदिरा जी के मार्ग, बताए हुए मार्ग पर हम लोग चलते हुए कांग्रेस की विचारधारा को, कांग्रेस के मुद्दों को, कांग्रेस के सिद्धांतों को और कांग्रेस की मौलिकता को लेकर जनता के बीच जाएंगे और जनता के बीच जाके इस विचारधारा को मजबूत करने का। तो 108 कार्यक्रम जो संकल्प लिए थे, कहाँ कहाँ हुए पूरे प्रदेश में? पूरे प्रदेश में इस कार्यक्रम की शुरुआत, सम्यक अभियान की इस कार्यक्रम की शुरुआत रीवा में हुई, फिर तमाम ग्वालियर में भी ये कार्यक्रम हुआ, शहडोल में भी ये कार्यक्रम हुआ, जबलपुर में भी ये कार्यक्रम हुआ, तमाम पूरे मध्य प्रदेश में ये कार्यक्रम हुआ और आखिरी ये 108वां कार्यक्रम भोपाल में
रविंद्र भवन के मुक्ताकाश मंच में हुआ है, जो इस बात का साक्षी होगा कि इतिहास में इंदिरा जी से बड़ा कोई देश के लिए शहादत देने वाला, इंदिरा जी से बड़ा देश के लिए कोई समर्पण देने वाला और देश के लिए सोचने वाला कोई नेता नहीं था। और आगे आने वाले समय में जो कुछ भी देगा वो कांग्रेस का नेतृत्व ही देगा, इंदिरा जी के अनुयायी हैं। सर आप कैसे बोल दीजिए, नाम परिचय तो दीजिए अपना। मैं रीवा से ही हूँ, मेरा नाम रोहिणी प्रसाद साकेत है। ठीक ठीक। सर 108 कार्यक्रम जो आप बता रहे हैं उसमें रोकड़े जी द्वारा अभी समय में दिए थी, ये किस टाइप के कार्यक्रम है, थोड़ा उस पर प्रकाश डालेंगे आप? 108 किस तरीके का हम डालते हैं। इंदिरा जी के जो कार्य थे, देखिए, हमारे जो गुरुदेव हैं भास्कर राव रोकड़े जी, वो लगातार इंदिरा जी की जो विचारधारा थी उस विचारधारा को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। उसी क्रम में आज उनकी 108वीं जयंती थी और उसमें हम लोगों ने निर्णय लिया है कि आज जो आरएसएस है, बीजेपी है, वो कहती है राम राज्य। राम राज्य ये नहीं है कि राम के नाम से आप अडानी अंबानी को पूरा दे दो। राम राज्य है गरीब से गरीब तबके को, हर वंचित को, शोषित को ऊपर लाना, समाज में उसके स्थान स्थापित करना। उस राम राज्य के लिए हम लोग इस रथ के द्वारा पूरे प्रदेश में, पूरे देश में कांग्रेस पार्टी और इंदिरा जी की विचारधारा, गांधी जी की विचारधारा और राम राज्य की स्थापना करने के लिए संकल्पित हैं। हमारा आप सभी से और आपके दर्शकों के माध्यम से कहना है कि राम राज्य का सही मतलब जानें और समझें और उस राम राज्य को लाने की कोशिश करें। आज पूरे देश में किसी भी उसमें देख लीजिए, एक गरीब FIR करने जाता है, उसकी FIR नहीं होती है ढंग से। एक आप किराने के दुकान में चले जाइए, आज पहले लोगों को लगता था GST जैसे लगता था सिर्फ दुकानदारों को, बिजनेसमैन को। आज एक गरीब जब मजदूरी करने जाता है तो जिस नमक को यूज करता है उसमें GST लगी होती है, जिस सरसों का तेल यूज करता है उसमें GST लगी होती है, जिस ऑटो में बैठ के जाता है उस ऑटो में पेट्रोल में GST लगी होती है। लगातार गरीब लोग 100 बार GST देते हैं एक दिन में और वो पैसा जाता है सरकार के पास और उस सरकार के पैसे से चुनाव को वोट चोरी के माध्यम से हथियाने का काम करते हैं। ये है उनका राम राज्य। इसी राम राज्य को हम लोग जनता के बीच में जाएंगे, इंदिरा जी के, गांधी जी के सिद्धांतों को बताएंगे और हमारे नेता, राष्ट्रीय नेता भास्कर राव रोकड़े जी ने हम लोग को ये उद्देश्य बताया है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचिए। ठीक, धन्यवाद। बहुत बढ़िया। से ले लो भैया। भैया नाम बताइएगा। धीरेन्द्र कुमार मिश्रा, मैं यूथ कांग्रेस में प्रदेश सचिव था, अभी रीवा जिला का समन्वयक हूँ। ठीक ठीक।